नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक कुमार हैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी बनना क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर स्टेट के बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी बिहार स्टेट की कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसकी तैयारी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 9th क्लास के हिस्ट्री बुक के एक चैप्टर को लेकर के आया हूँ, 5वां चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसे नाजीवाद कहा जाता है। नाजीवाद से आप सभी लोग परिचित हैं, हिटलर से जुड़ा हुआ है। हिटलर की पार्टी का नाम था जिसने यह है तानाशाह के रूप में वह है जर्मनी में शासन किया और पूरे विश्व को वह प्रभावित किया, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आज उसी के बारे में जानेंगे। उसी हिटलर के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के सारे जर्मनवासी उसके पीछे चलना स्वीकार किए। एक देश और एक राष्ट्र का नारा उसने दिया और उसे साकार किया। तो आज उसी चीज़ों को देखेंगे जो आपको स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। स्टेट की जानकारी आपको यहाँ से आएगी, चाहे स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आइए देरी न करते हुए इसे शुरुआत करते हैं। पीछे इसके सारे चैप्टर हो चुके हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, वह है प्लेलिस्ट में जाइए और जा कर के सारे चैप्टर को देखिए। यहाँ अलग अलग चैप्टर को डिटेल रूप से पढ़ा करके और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं नाजी पार्टी की कहानियों की, हिटलर की कहानियों की। यह हम लोग जानेंगे किस तरह से हिटलर ने यह है जर्मनी में अपना प्रभुत्व जमाया, नाजी पार्टी को स्थापना किया और वहाँ का सर्वे सर्वा बन गया और फिर पूरे विश्व को एक तनाशाह से कि वह है धमक महसूस हुई और उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया और अंततः सबसे बड़ा युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारक वह बना। तो यह है नाजीवाद की अगर बात की जाए तो यह किस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है यह बताते हुए किताब कहता है कि यूरोप में 2 महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, जिसमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तनाशाहों का उत्कर्ष था और 2 बड़े तनाशाह उत्पन्न हुए हैं इस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच। उसमें एक जर्मनी में यह है हिटलर था, तो उधर इटली में मुसोलिनी, या इटली में मुसोलिनी और यह है जर्मनी में हिटलर है। 2 बड़े तनाशाह उत्पन्न हुए जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया। तो यह 2 विश्व युद्धों के बीच यह बताया जा रहा है। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का जन्म हुआ, तो यह जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का जन्म हुआ। तो यह आपको याद रखना है, यह फांसीवाद और यह है नाजीवाद, और व्यक्ति का नाम याद रखना है। यह उत्कर्ष 2 ऐसे उदाहरण हैं। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा था जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजहित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात है यह कही गई। जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनः स्थापित करने के उपाय किए गए। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में यह नाजी क्रांति किस तरह से मुख्य कारण बना यही आपको बताया गया है। तो यह है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई और उस संधि में हमने आपको बताया था किस तरह से जर्मनी पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते हैं, नौसेना और वायुसेना को प्रतिबंधित कर दिया गया था, नहीं रख सकते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए वह है हारे हुए देश के रूप में इसे देना था जीते हुए देशों को। वर्साई की संधि के तहत यह किया गया था, उसी को आधार बना करके और इसने यह जर्मनवासियों को उस्काना शुरू कर दिया। आप जानते हैं मैंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बताया भी था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से यह है एक सैनिक के रूप में लड़ा था यह है, और उस युद्ध में इसके अदम्य साहस के कारण इसे आयरन क्रॉस की उपाधि भी दी गई थी। सेना को एक जो मेडल दिया जाता था सैनिकों को, तो उसे आयरन क्रॉस दिया गया था। लेकिन बाद में यह है हॉस्पिटलाइज हो जाता है और यह जर्मनी सेना हार जाती है और किस तरह वर्साई की संधि थोपा जाता है इसको लेकर के बहुत गुस्सा होता है और आगे चल करके यह पार्टी बनाता है और यही पार्टी फिर देश का सर्वे सर्वा बनता है। यह कहानी होती है और यह द्वितीय विश्व युद्ध में देश को झोंक देता है और अंततः फिर यह इतने लोगों को मरवाने के बाद खुद भी 1945 में आत्महत्या कर लेता है। तो वही कहानी है, उसी को आपको पॉइंट के रूप में जानना है। थोड़ा जो स्टेट के लिए है वह इंपॉर्टेंट हो गया, वह है सारा चीज़ हम टिक मार्किंग कर दिया करते हैं, वह आपके सामने आता चलेगा, आप भी लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन के रूप में निकल करके आएगा। चैप्टर के बाद हम लोग फिर MCQ करेंगे, इस पर आधारित है, वह महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, तो वह देखना ना भूलें। लास्ट में वह है MCQ जो होगा वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वह आप जरूर देखिए, साथ ही इसे पढ़ लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो जो किताब में इंपॉर्टेंट चीज़ें
चूँकि क्वेश्चन यहीं से निकाला जाता है तो वह सारा पॉइंट आउट हमने कर दिया है, तो वह अगर आप देख लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे वह है नाजीवादी, वह नाजी पार्टी क्यों उत्कर्ष हुआ, क्यों वह है जर्मनी में इसका प्रभुत्व आगे बढ़ा, इसके कई कारण बताए जाते हैं। उसमें पहला कारण है गणतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 में जर्मनी के पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में वहां के उस समय के शासक कैंसर विलियम द्वितीय असमर्थ था, अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर के उसने त्यागपत्र दे दिया और 1918 में वह हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में वहां समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। 1918 को इस नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद संविधान सभा का चयन हुआ। इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। याद रखेगा, यह वाइमर एक शहर है जहां इसका संविधान बना था प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद, संधि पर समझौता करने के बाद। यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, और यही राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां या जर्मनी में दी गई है, यही आपातकालीन शक्तियां भारत में भी लिया गया है। तो आपसे कई एक बार पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता है या सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि यह इमरजेंसी पावर जो राष्ट्रपति को है, 3 तरह के इमरजेंसी पावर हैं जो 352, 356 और 360 कहलाता है, 352, 356 और 360 कहलाता है। 352 के तहत आप जानते हैं देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है या है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 के तहत आर्टिकल्स 360 के तहत यह देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो यह तीनों जो यह राष्ट्रपति को आपातकाल मिले हुए 3 तरह की इमरजेंसी पावर मिले हुए हैं, यह कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। चूंकि वाइमर नामक शहर में यह संविधान बना था, लिखा गया था या प्रोसेस हुआ था, इसलिए वाइमर संविधान कह दिया जाता है। तो यह है आगे बात की जाए तो यही वह लिखता भी है कि यह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का सोर्स है, यही वाइमर संविधान है, यही वाइमर संविधान से यह लिया गया है। तो यह याद रखेंगे 352, 356 और 360। तो यह है एक बड़ा कारण था कि वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, जो वह अच्छा से काम नहीं कर रहा था यह, परंतु यह नया वाइमर गणतंत्र भी युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल हुआ। फलतः जनता में काफ़ी आक्रोश था। दूसरा, वार्साई की अपमानजनक संधि हुई थी, इसको लेकर के वह जनता वहाँ गुस्सा थी, विभिन्न तरह से अपमानित किया गया था। बहुत सारा एरिया उसका लेकर के दूसरे देशों को दे दिया गया था, जैसे वह अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया था। जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित कर दिया गया था। सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। तो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं था। इस प्रकार वार्साई की संधि ने जो असंतोष उत्पन्न किया था वहाँ की जनता में, उसे ही वह है एक हथियार के तौर पर उपयोग किया हिटलर ने, और इस बात को ज़्यादा उछाला और वह लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुआ। तो एक बड़ा कारण वार्साई की अपमानजनक संधि थी। दूसरा, आर्थिक संकट भी आ गया। या 1929 ईस्वी का आर्थिक संकट जो आता है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है, उसके कारण वह सारे युवाओं को अपने तरफ करता है, उन्हें बेरोजगारी से वह दूर भगाने का वादा करता है, और इस तरह से वह है खस्ता हालत जो जर्मनी की हो गई थी वार्साई की संधि के कारण, वह है उसके कारण लोगों को विश्वास अपने में लेता, अपनी पार्टी में लेता है, और वह जर्मनी में वह बहुत बड़े नेता के रूप में उभरता है। तो एक कारण आर्थिक संकट भी रहा। तीसरा, क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें जो मित्र राष्ट्रों ने इसे जर्मनी पर लादा था, ये इतना ज़्यादा वह है क्षतिपूर्ति रकम था और बार बार इसकी मांग की जा रही थी, जिसके कारण लोग गुस्से में थे, सरकार गुस्से में था। तो यह 10 है, यह याद रखिएगा, क्षतिपूर्ति में यह 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित किया गया था, और इतनी बड़ी राशि का भुगतान जर्मनी के लिए संभव नहीं था। मित्र राष्ट्रों द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जा रहा था, जो व्यवहारिक कदम नहीं था, और कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा होने का एक बड़ा कारण यह बनता है।
अब यार इसी समय यह है आगे बढ़ता है। दूसरे यह रूस में साम्यवादी सरकार आई थी, तो यह साम्यवाद का जो प्रभाव पड़ा था उसके कारण जर्मनी के, और साम्यवाद जानते हैं उसमें मजदूरों के हक की बात की जाती है, इसके कारण जर्मनी के पूंजीपति वर्ग जो लोग हैं वह हैं, इसके कारण वह हैं डर रहे थे और पूंजीपतियों को यह है अपनी तरफ मिला लेता है। हिटलर कहता है कि आपको वह है उस साम्यवाद से छुटकारा हम दिलाएंगे, आप हमारे साथ हो जाइए। तो पूंजीपति धनाढ़ लोगों को अपने हक में, अपने पक्ष में यह कर लेता है। यह इसके आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है जो है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तात्कालिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। चारों तरफ निराशा और अराजकता का माहौल था। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच रही थी और हिटलर जैसा तेजस्वी नेता मिला जिसकी आवाज़ में जादू था, जिसके करिश्माई व्यक्तित्व था, वह चुंबकीय आकर्षण था और जनता इसके साथ हो जाती है और वह अपने शब्द, जर्मन जनता उसके शब्द जाल में फंस करके भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है या इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो यह है एडोल्फ हिटलर का कुछ व्यक्तिगत परिचय दिया गया है जो आपको भी याद रखना है। जैसे हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। तो यह ऑस्ट्रिया में हुआ था, ब्रोना नामक शहर में हुआ था। वह 1889 में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में जो स्टेट एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कहाँ जन्म हुआ था हिटलर का, तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 1889 आपको याद रखना है। एक चीज़ इसके साथ और याद क्या रखना है, अपने यहाँ पंडित नेहरू जी, अपने यहाँ यह है पंडित नेहरू जी का जन्म भी वह 1889 में हुआ था। डेट था 14 नवंबर। आप जानते हैं 14 नवंबर जो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं, तो 14 नवंबर 1889 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म अपने भारत में हुआ था। और उसी साल उधर ऑस्ट्रिया में यह है हिटलर का भी जन्म हुआ था, हिटलर तानाशाह का भी जन्म हुआ था। तो डेट ऑफ बर्थ एक ही है, क्लियर याद रखना है। यहाँ उसका लालन पालन सही तरीके से नहीं हो पाया। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अंततः वह सेना में नौकरी कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा। युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला, लेकिन जर्मनी द्वारा विराम संधि पर, वर्साई की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया उससे उसे निराशा हुई और युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। और धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर कहते हैं नेता को, जैसे अपने यहाँ नेताजी कहते हैं, वह जर्मन भाषा में उसे फ्यूहरर कहा जाता है। तो यह याद रखिएगा, यह है इसे फ्यूहरर भी कहा जाता है, यह है। और क्वेश्चन यह है, एक पूछा जाता है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जाकर के हिटलर से मिले थे तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि इसे हिटलर नहीं दिया था। तो उसने कहा था कि हम अपने देश में फ्यूहरर हैं, नेता हैं, और आप अपने देश के नेता हैं, फ्यूहरर हैं। तो नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो इसी हिटलर ने दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में भारत की सहायता के लिए से वह जर्मनी में इससे मिलने गए थे। तो यह आप याद रखें, यह कुछ व्यक्तिगत परिचय उसका दिया गया है। और किस तरह से फिर यह है जर्मनी में यह उठ खड़ा होता है, यह है बताया गया है। हिटलर ने अपने चारों तरफ यह है कुछ अपने भरोसेमंद लोगों का एक संगठन तैयार किया, जिसमें रुडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। यह है नीति रही, यह गोबल्स कहा जाता है, और रुडोल्फ की कि यह अफवाह को इतना अधिक फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे, जनता उसे ही सच मानने लगे। झूठ को इतना बार कहो कि वह सच महसूस होने लगे, लोगों को लगने लगे कि यही सच है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफ़ी संपन्न है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यह रूर आप याद रखिएगा, VVI रूर रीजन है जर्मनी का एक रूर क्षेत्र जो है, और वह इंडस्ट्रियल एरिया है। आयरन ओर के लिए जाना जाता है, विभिन्न तरह के मिनरल्स के लिए, खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर रीजन किसे कहा जाता है, रूर रीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखना है छोटा नागपुर पठार को,
छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है झारखंड में, वहाँ से भी विभिन्न तरह के मिनरल्स निकाले जाते हैं और जर्मनी के रूर क्षेत्र से भी विभिन्न तरह के मिनरल्स निकाले जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है। तो उसी आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत का रूर रीजन किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो यह सब रीजन जो फ्रांस को दे दिया गया था, जिसके लेकर के यह जर्मन के लोगों में गुस्सा था और उसी गुस्से को और हवा देता है और अपने पक्ष में वह करते चला जाता है। तो बहुत सारी बातों को यहाँ बताया गया है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक दो बातों को, आर्यों की वह पवित्रता सूचक स्वास्तिक को अपना यह प्रतीक चिन्ह बनाता है, यह भी याद रखिएगा। यह है स्वास्तिक को इसका पार्टी का वह प्रतीक चिन्ह हो जाता है, जो अपने यहाँ स्वास्तिक भी हम लोग पूजा करते हैं। आर्य जो जाति थी उसके पवित्रता का निशानी था, उसी को अपना यह बनाता है। तो इस तरह से वह धीरे धीरे करते हुए 1924 में जर्मनी के निम्न सदन राइखस्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिले। 28 के चुनाव में घट करके 12 हो गया, लेकिन बाद में जो आर्थिक मंदी है उसका फायदा उठा करके और इसने फिर वह लोगों को प्रोत्साहित किया, अपने लोगों को, पार्टी को मजबूत किया और यह है बड़ी सत्ता के रूप में आ जाता है या बड़े नेता के रूप में आ जाता है। तो यह बाद के दिनों में यह है रात दिन दुगना रात चौगुना प्रगति किया। 1930 के चुनाव में इसे 107 सीटें मिले। 1932 के चुनाव में 230 सीटें इसको मिले, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना दिया जर्मनी का और निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीते। इस तरह से जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नाजी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। 1934 में वहाँ के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई, तो चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर के एक ही कर दिया और सर्वे सर्वा बन गया। एक देश एक राष्ट्र का नारा दिया और वह सर्व सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह से जर्मनी का यह हेड बन जाता है और उसके बाद यह है सारे वर्साई की संधि को तोड़ना शुरू करता है और लोगों में यह है विश्व विजय की भावना भरता है, यह है और धीरे धीरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देता है। तो उसी सारी चीज़ों को बताया गया है। किस तरह से यह है नाजी पार्टी का दर्शन क्या था, क्या क्या उसका फिलॉसफी था। तो नाजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। यह उसका चिन्ह था, स्वस्तिक का चिन्ह था, याद रखेंगे। दूसरा यह है दर्शन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी था। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया और जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। तो यह है कुछ उससे संबंधित बातें थे। नाजीवादी दर्शन में सर्वसत्तावादी पर बल दिया गया, यह है अर्थात इसके अनुसार राज्य के भीतर ही सब कुछ है और राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ नहीं है। यहाँ लोगों में उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। जर्मन हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। जर्मनी में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद और सैनिक तत्व की परंपरा रही थी। हिटलर ने जर्मनी की इसी मनोवृत्ति का लाभ उठा करके आक्रामक वक्तव्यों के द्वारा पूरे जर्मन वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर दिया और पूरे जर्मनी में युद्ध का माहौल दिखाई देने लगा। तो किस तरह से ये आगे बढ़ता है यह याद रखना है। यह नास्ती शब्द जो है जर्मन भाषा के नास्तियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर के बनाया गया है। नास्तियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम पर पहला शब्द था, इसलिए इसे पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था, नाजी पार्टी कह दिया जाता था। साथ ही यह भी याद रखिएगा, यह निरंकुश शक्ति पर बल देता था। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। आते उसने गुप्तचर पुलिस बनाया जिसका नाम गेस्टापो था। यह है गेस्टापो जो था संगठन या गुप्तचर एजेंसी थी, वह जो पूरे जर्मनी में आतंक का राज छा गया। यह जो भी इसके विरुद्ध है वह है ये किया जाता था, प्लान किया जाता था, उसे इसे पता चल जाता था। तो गेस्टापो क्या है? गुप्तचर पुलिस एजेंसी थी, यह जिसका निर्माण हिटलर ने जर्मनी में किया था। तो यह VBI क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है। गुप्तचर पुलिस को क्या कहा जाता था? गेस्टापो कहा जाता था, यह याद रखिएगा। यह याद रखिएगा, राइखस्टाग जो है वहाँ के संसद भवन एक तरह से था, निचला संसदीय भवन था राइखस्टाग। उसमें इमारत में आग लगा करके और उसका वह 2 समाजवादियों को वह लगा दिया और सारे समाजवादी नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया और इस तरह से एक नेता बन गया। तो वह जर्मनी में एक पार्टी नाजी पार्टी और एक नेता हिटलर था। नाजीवादी दर्शन में सैनिक शक्ति और हिंसा को महिमा मंडित किया गया। इस तरह से वह जर्मनी के असंतोष का फायदा, जर्मन लोगों के असंतोष का फायदा उठा करके और अपनी शक्ति को यह बढ़ाते चला गया। जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की, जिसके दूरगामी परिणाम सही नहीं हुए, क्योंकि तब पूरा दुनिया स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध के नज़दीक खड़ा पा रहा था।
तो इस तरह से यह है आगे बढ़ता है और अपने आप को राष्ट्र संघ से यह जो बना हुआ था उससे अलग कर लेता है। पोलैंड के साथ 1 वर्षीय समझौता कर लेता है, 10 वर्षीय समझौता करके एक दूसरे पर हमला न करने की बात करता है। ब्रिटेन से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे अपनी वह है आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वह अपनी आक्रामक नीति को लेकर के आगे बढ़ता है। तो इसकी कुछ विदेशी नीतियाँ में रही, वह राष्ट्र संघ से अलग हो गया या वर्साई की संधि को भंग कर दिया, पोलैंड के साथ एक 10 वर्षीय समझौता कर लिया, ब्रिटेन से समझौता कर लिया, रोम बर्लिन धुरी बनाया, कॉमिटन विरोधी समझौता किया 1900, यही कॉमिटन विरोधी 1935 में यह करता है और यही आगे चल करके धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलय कर लिया, पोलैंड पर आक्रमण किया और यही पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो किस तरह से वह है इन सारी चीज़ों को किया, उस सारी चीज़ों को बताया गया है। तो आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर पर आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन आंसर हमेशा आपसे पूछे जाएंगे तो यह पहला हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। देखिए हमने यहाँ लिखा है 2012 में, या 2012 का स्टेट एग्जाम जो हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है। मीन कैफे किसकी रचना है, तो यह हिटलर की है। यह क्वेश्चन भी 2012 में पूछा जा चुका है, कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन यह 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेट में ही। बिहार स्टेट जो एग्जाम हुआ था 2012 में उसका क्वेश्चन है, आप निकाल करके देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको किताब एक बार पढ़वा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो निकल करके आते हैं वो आप क्लियर हो जाएं, समझ जाएं। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था, तो रूर था। जो आपको बताया कि भारत का रूर रीजन किसे कहते हैं, छोटा नागपुर रीजन को कहा जाता है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था उस समय, तो जर्मनी का मुद्रा था मार्क। जर्मनी का मुद्रा क्या था, मार्क था। तो यह याद रखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में है, सही गलत करना है। जैसे पहला है हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, बिल्कुल सही, लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। वह है राजतंत्र का एक तरह से समर्थक था, एक देश एक नेता की बात करता था। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, नहीं, यहूदियों को मार करके भगाने पर में विश्वास करता था, तो यह भी गलत है। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, बिल्कुल निरंकुश सरकार ही थी। वर्साई संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज नहीं थे, बिल्कुल उसी के कारण वह आगे बढ़ता है, लोगों में वह है असंतोष की भावना भरता है। नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा को गौरवान्वित किया जाता था, बिल्कुल सही, लोगों को सैनिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता था, सैन्य शासन की वह बात करता था। और उसी तरह से इटली में मुसोलिनी का भी साथ उसने लिया था। आगे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हैं, वह भी आप देख लीजिए। जैसे हिटलर का जन्म कब हुआ, तो यह है 1889 में हुआ, 20 अप्रैल 1889 को हुआ। हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब संभाला था, तो यह है आपको 30 जनवरी को यह संभाला था। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद कब कर लिया, 1933 में कर लिया। तो यह सब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यह डायरेक्ट आप याद रखें। और देख लीजिए नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, तो हिटलर स्वयं था। जर्मनी के निम्न सदन को राइखस्टैग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइखस्टैग। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे यह कुछ लिखना है भी शब्दों में, यहाँ देखिए कुछ मिलान करने के लिए है जो आपके लिए कामी चीज़ है, यह याद कर लीजिएगा। जैसे गेस्टापो क्या था, तो वहाँ का गुप्तचर एजेंसी था, गुप्तचर पुलिस विभाग था। गेस्टापो यह गुप्तचर पुलिस विभाग था। वाइमर क्या था, वाइमर जो है जर्मनी का एक शहर था, यह थोड़ा गलत हो गया, यह याद रखिए। वाइमर जर्मनी का एक शहर है जहां संविधान बना था, जहां क्या बना था, संविधान बना था, इसलिए जर्मनी को वह कहा जाता है, यह है वाइमर संविधान कहा जाता है जर्मनी के संविधान को। सिनेगांव क्या है, यह यहूदियों का एक प्रार्थना घर होता है। आज भी यह यहूदी लोग सिनेगांगा या कहा जाता है, गांव में यह यहूदियों का प्रार्थना घर होता है, जैसे मंदिर मस्जिद होता है उसी तरह से यहूदियों का प्रार्थना गृह कहलाता है सिनेगांग। और इन्हीं यहूदियों को मार करके वह जर्मनी से भगा रहा था, उनके विरुद्ध काम कर रहा था। ब्राउन शटर्स क्या है, एक निजी सेना थी। हिडेनबर्ग कौन थे, तो जर्मनी, तो हिडेनबर्ग जो है जर्मनी के राष्ट्रपति थे, उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु के बाद यह सर्वेसर्वा बन जाता है, चांसलर, और यह राष्ट्रपति पद को मिला देता है। तो यह याद रखें, आप यहाँ से क्वेश्चन बनकर के आ सकते हैं। तो यह है मुख्य रूप से हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर किए इस किताब से संबंधित। इसी में आगे अब थोड़ा कुछ आपको याद रखने बातें हैं जो आपको हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसे फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, या ध्यान से आप एक बार सुनिए, यह सारा पॉइंट आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है।
तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 14 से 18 तक लड़ा गया। अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, आपको बताए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 3 साल के बाद वह 1917 में शामिल हुआ था। यह है, आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध में नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है। जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत जर्मनी पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। जर्मनी की हार के बाद वाइमर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया था। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली थी। 1921 ईस्वी में हिटलर ने नाजी पार्टी की नींव रखी। नाजी पार्टी कब बनाया था? तो 1921 में बनाया था, याद रखिएगा। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में ही किया था हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी का चांसलर हिडेनबर्ग जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही बनाया इसे। जब यह इसकी पार्टी बड़ी संख्या में 230 से ज़्यादा सदस्यों को जीत करके आती है। महामंदी के दौरान, महामंदी कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। उसके दौरान नाज़ीवाद ने जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया है। 1938 ईस्वी में म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह है, म्यूनिख समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। दिसंबर 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी 3 साल के बाद हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ था, ठीक है। और 41 में वह भाग लिया था, क्योंकि उसके यह है पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला कर दिया गया था, इसके कारण। 1945 में सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन में प्रवेश किया था। सोवियत संघ की सेना बर्लिन में 1945 में, लेकिन यह है हिटलर को पकड़ने के लिए किया गया था, लेकिन हिटलर अपने बंकर में मृत पाया गया था, आत्महत्या कर लेता है। 1945 में मित्र राष्ट्रों को यूरोप में विजय प्राप्त हुई। यह है 1945 में, यह है मतलब विश्व युद्ध जो समाप्त होता है, यह लोग जीत जाते हैं, धुरी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करते हैं। या कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में है, थोड़ा सा देख लीजिए। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कह करके बुलाया जाता था, क्योंकि वह बना था तो वह है लोग उसे संविधान को अच्छा नहीं मान रहे थे, क्योंकि वह संविधान सही ढंग से जनता को नियंत्रित नहीं कर पाई थी, सही शासन नहीं दे पाई थी। तो यह नवंबर का अपराधी किसे कहा जाता है? तो वाइमर गणराज्य को कहा जाता है। नाज़ीवाद क्या है? यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह के मूल्य मान्यताओं या खास तरह के व्यवहार से संबंधित थी, जिसमें एक राष्ट्र एक नेता की बात करता था। वह है सैनिक की बात करता था, सैन्य क्षमता बढ़ाने की बात करता था। नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो वह आगे है, इनका दृष्टिकोण कैसा था? तो यह समझ लीजिए, यह सभी पहला पॉइंट है, सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी के तहत यहूदियों को भगा रहा था। उसकी दूसरी दृष्टिकोण थी जीवन परिधि की, भू राजनीति का अवधारणा से संबंधित था। उसका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, विभिन्न इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, ताकि अपने लोगों को वहां बसाया जा सके। उसका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। हिटलर का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसे बताया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े भी। हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर उसने सोशलिस्ट पार्टी, उसे नया नाम दिया, या वर्कर्स पार्टी को नया नाम दिया सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, यह है। और यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जानी गई। महामंदी यानी 1929 के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचार और भुखमरी में जी रही थी, तो नाज़ियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखा करके अपना नाज़ी आंदोलन चमका लिया। और इसी के बाद चुनावों में 32% वोटों से हिटलर जर्मन का चांसलर बन गया। तो यह है किस तरह से यह आगे बढ़ा, इसको यह बताया गया है।
इसकी राजनीतिक शैली कैसी थी यह है बताया गया है। तो यह है हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थे। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास करता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियां और सभाएं करता था। स्वास्तिक छप्पे, लाल झंडे, नास्ती सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में किया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नासी को लोग बजाया करते थे। चूँकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही के उबारने के लिए वह अवतार लिया हो। तो इस तरह से वो अपने आप को खड़ा किया कि मैं ही बसूं और मैं ही जर्मन लोगों का उद्धार कर सकता हूं, जर्मनी का मैं ही उद्धार कर सकता हूं। यह है उसकी पार्टी का मुख्य प्रोपेगेंडा था। साथ ही गोएबल्स उसका जो साथी था वह कहा करता था कि झूठ को भी इतनी बार बोलो कि वह सच साबित होने लगे, वह सच प्रतीत होने लगे। तो इस तरह से जर्मनी में अपने आप को यह आगे बढ़ाता है और अंततः 1945 में यह अपने आप को हत्या कर लेता है, जब धुरी राष्ट्रों की हार हो जाती है मित्र राष्ट्रों के द्वारा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आज यहाँ पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर किए, वह है चैप्टर को देखें। यहाँ से मुख्य चीज़ों को हमने आपको निकाल करके दिखाया। तो एक बार इसे रिवाइंड करके एक बार फिर से प्ले स्टोर में जाकर के इसे एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट वह क्वेश्चन हैं या सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने बताया था उसे कॉपी पर आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाले स्टेट एग्जाम में वह आपके लिए छूटे नहीं। साथ ही यह है उतना ही अच्छा है 9th क्लास के बच्चों के लिए। 9th क्लास बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह ज़रूर एक बार उसे देखें। जो लोग देख रहे हैं वो अपने और 9th क्लास के बच्चों को भी एक बार इस वीडियो को यह है रिकमेंड कर दे, उन्हें दिखाएं, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए किस तरह से यह चैप्टर को पढ़ना है, कहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं। वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में भी, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।